नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के क्यामपुर गांव में रविवार को जमीन पैमाइश के दौरान एक युवक ने पैमाइश का विरोध जताते हुए खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिसकर्मी व नायब तहसीलदार ने दौड़कर उसे पकड़ लिए। इस दौरान नायब तहसीलदार ने युवक को थप्पड़ मारा और पुलिस से डंडा छीन उस पर ताना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं रानी की सराय थाने की पुलिस युवक को थाने पर लाई और उसका शांतिभंग में चालान करने जा रही। रानी की सराय थाना क्षेत्र के क्यामपुर गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद था। इसी को लेकर रविवार को राजस्व टीम पुलिस के साथ गांव में पहुंची। राजस्व टीम जमीन की पैमाइश कर रही थी। इस बीच कोटवा गांव के संदीप उपाध्याय पुत्र पुजारी उपाध्याय भी मौजूद थे। उन्होंने पैमाइश गलत तरीके से करने का आरोप लगाते हुए खुद पर पेट्रोल डाल लिया। इतने में वहां मौजूद पुलिस ने संदीप को पकड़ लिया और थाने लाई। पीड़ित पक्ष ने बताया कि विपक्षी द्वारा भूमि को घेरने के लिए मापी कराई जा रही है। वहां रकबा कम होने के कारण विपक्षी द्वारा जब मापा जा रहा तो एक जरीब उसके खेत में आकर गिर रही है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यदि रकबा कम हो रहा तो सभी गाटेदारों में कम किया जाए, उसके गाटे से क्यों पूरा लिया जा रहा है। बताया कि इसे लेकर उसने कोर्ट से स्टे भी लिया है। इसके बाद भी पैमाइश गलत तरीके से कराई जा रही है, जिसके विरोध में उसके पति ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार व पुलिस की टीम रानी की सराय थाना क्षेत्र के क्यामपुर गांव में पैमाइश के लिए गई थी। वहां पर एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। इस प्रकरण में इस युवक के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जा रहा है। शीघ्र ही चार्जशीट न्यायालय प्रेषित की जाएगी। वहीं एडीएम सदर ज्ञान चंद्र गुप्ता ने बताया कि राम अवध यादव द्वारा धारा 24 के अंतर्गत अपनी जमीन की पैमाइश के लिए दावा किया था। पैमाइश संबंधी उनके आदेश फाइनल हो गया। नायब तहसीलदार पुलिस टीम के साथ मौके पर गए। पैमाइश के दौरान विरोध करने वाले लोगों में से एक व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश कर रहा था, उसको समझाते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिससे पुलिस सुसंगत कार्रवाई करे। नायब तहसीलदार के मारपीट की बात निराधार है। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार व पुलिस की टीम क्यामपुर गांव में मेजरमेंट के लिए गई थी। वहां पर एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। इस प्रकरण में इस युवक के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जा रहा है और शीघ्र ही चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करी जाएगी। देखिए, एक मिस्टर राम अवध यादव द्वारा धारा 24 के अंतर्गत अपनी गाटा संख्या 33 का पैमाइश के लिए दावा किया था। पैमाइश संबंधी उनका आदेश फाइनल हो गया। पत्थर नस्ब के लिए राजस्व निरीक्षक पूर्व में गए थे, तो विरोध के कारण वापस आ गए। फिर नायब साहब टीम के साथ वहां पर गए। उन्होंने पत्थर नस्ब के लिए जो विरोध करने वाले व्यक्ति का कहा कि भाई ठीक है, आपके खतौनी के अनुसार आपको रकबा मिलना चाहिए। उनका गाटा संख्या 46 था, जो जुड़ा हुआ 33 गाटा संख्या 33 से, तो 46 को रकबा नापा तो वो करीब 4 से 5 बिस्वा ज़्यादा था। जिस व्यक्ति की पैमाइश हुई थी उसका करीब 2 बिस्वा का उन्होंने अतिरिक्त कब्जा कर रखा था और दीवानी से स्टे ले रखा था कि हमारी गाटा संख्या को कोई प्रभावित न करे। तो उनको ये बताया गया कि देखिए 5 बिस्वा रकबा अभी भी ज़्यादा है आपका और 2 बिस्वा केवल निकल रहा है
और उसके कारण से आप अभी भी 2 से 2.5 बिस्वा आपका रकबा ज़्यादा बच रहा है पत्थर नस्ब के बाद भी। तो उसके आधार पे उन्होंने पत्थर नस्ब करा दिया। जिस व्यक्ति का पत्थर नस्ब था उसका भी अभी 8 कड़ी रकबा कम है, वो उनसे नहीं दिलाया गया, लेकिन अभी भी वो करीब 60 कड़ी रकबे पे अतिरिक्त काबिज है। जो अतिरिक्त काबिज था उसी के घर पर पैमाइश पत्थर नस्ब के बाद उनके घर से कोई व्यक्ति आया जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको समझाते हुए पुलिस को दे दिया गया कि भाई इसके खिलाफ सुसंगत कार्रवाई करें। जो मारपीट की बात है वो निराधार पाई गई है। सर वीडियो जो मिल रहा है उसमें नायब तहसीलदार उस पर तमाचा तान रहे हैं और डंडा उठा रहे हैं। नहीं, मारा नहीं है। हाँ, ये डांटा फटकारा जरूर है, ये कहते हुए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं, वो अब अगर ऐसा है कि उनके द्वारा कृत कार्रवाई किसी अपराध की श्रेणी में आता है तो उसके लिए अलग से करेंगे, बट अभी प्रथम दृष्टया ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया कि उनका कोई अपराध उसमें कारित हुआ। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के शेरवा गांव निवासी शत्रुघ्न वर्मा पुत्र स्वर्गीय नरसिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि 2 बाइक सवार बदमाशों द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। थाने पर दिए गए प्रार्थना पत्र के मुताबिक शत्रुघ्न वर्मा अतरौलिया थाने में चौकीदार के पद पर कार्यरत हैं और वह नंदना बाजार में फौजी डिजिटल लाइब्रेरी की देखभाल करते हैं। रविवार को शाम लगभग 5 बजे वह फौजी डिजिटल लाइब्रेरी पर मौजूद थे। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर 6 की संख्या में अज्ञात बदमाश आए और कट्टा, लाठी और डंडा से उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिए। पीड़ित का कहना है कि वह घायल हो गया और जोर से चिल्लाया, तभी आसपास के लोग इकट्ठा हुए और बीच बचाव किया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी कट्टा लहराते हुए भाग गए। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के अचलीपुर गांव निवासी भोनू पुत्र रामचंद्र पर पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बदमाशों के साथ वह भी आए थे। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना अतरौलिया पर आज दिनांक 8 जुलाई को सोशल मीडिया के माध्यम से एक सीसीटीवी फुटेज की वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें एक व्यक्ति को 5-6 लोग मोटरसाइकिल पर आकर मार पीटते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो का संज्ञान में लेकर तत्काल थाना अतरौलिया पर वादी शत्रुघ्न वर्मा, जो कि चौकीदार है थाना अतरौलिया में, उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमे में जो कारण सामने आया उसमें यह है कि इसका आपसी बहस इन लोगों के साथ हुई थी 2 दिन पहले, जिसकी रंजिश को लेकर ये आज एकजुट होकर सभी 5-6 लोग आए और इनको मारपीट दिया है, जिस पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। यूपी में सोमवार से बेसिक शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी थी, लेकिन बेसिक शिक्षकों ने इसका विरोध किया। पूरे प्रदेश में केवल 9 शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हुई है। प्रदेश में कुल 6 लाख से ज्यादा बेसिक टीचर हैं। इस नए नियम के विरोध में शिक्षकों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर काम करने का फैसला लिया था। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने तय किया कि महासंघ सोमवार से प्रदेश के सभी जिलों में डीएम को ज्ञापन सौंपेगा। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताने का ऐलान किया। आपको बता दें कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक, अध्यापिकाओं और शिक्षा मित्रों को सोमवार से ऑनलाइन हाजिरी लगानी थी। निदेशालय के आदेश के बाद से शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। जनपद से एक भी शिक्षक, शिक्षिका और शिक्षा मित्रों ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई है। सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्रों ने हाथ की बाह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए सोमवार को शिक्षण कार्य किया। ऑनलाइन अटेंडेंस का कर रहे हैं कि इसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे बहुत दूर के जो स्कूल हैं, जो बाढ़ में हैं, तो वहाँ पर कैसे टीचर्स पहुँच सकते हैं समय पे, और रास्ते में बहुत सारी ट्रैफिक होती। कोशिश तो हम लोग करते हैं सब लोग, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन नहीं देते, तो हम लोग लेट आते हैं टाइमली आते हैं, लेकिन ऑनलाइन का करने कभी कोई दिक्कत आ जाए, कभी कुछ भी बात हो सकती है, गार्जियंस मिल जाते हैं, वो लोग भी कुछ कहने लगे तो उनकी बात सुननी होगी ना, ऐसा थोड़ी कि इग्नोर करके हम लोग चले आएँ, इस तरह तरह की बात हो जाती है।
नहीं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, बस काली पट्टी बांध के अपना विरोध दिखा रहे हैं। हम इसके अगेंस्ट हम लोगों का जो ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध चल रहा है, इसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षक जो है कोई इंटीरियर में, कोई कहीं है, कहीं से भाग के सुबह 7:30 बजे जा रहा है, तो तमाम घटनाएं हो रही हैं, शिक्षक मर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है उन लोगों का। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन हाजिरी का। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ऑनलाइन हाजिरी नहीं चाहते, हम लोग समय से आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन हाजिरी अगर और विभाग जो है सब विभाग में करें, इसके बाद केवल शिक्षक की क्यों तीर बने हुए हैं? हर विभाग में करें लोग, पहले अधिकारियों का करें, सबका करें, इसके बाद हमारा करें। किस तरह आप लोग विरोध कर रहे हैं? काली पट्टी बात करके कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हम लोग। वर्क करते हुए काली पट्टी? हाँ, वर्क कर रहे हैं हम लोग, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। टाइम से आए हैं, विद्यालय आए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं समय से। आप आए हैं, देखें इसी कि हम लोग पढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि सभी शिक्षक संगठनों ने पहले ही ऑनलाइन हाजिरी का विरोध की घोषणा कर दी थी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ व प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना रहा कि विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में ऑनलाइन हाजिरी लगाना परेशानी बढ़ाएगा। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के रास्ते खराब हैं। जिले के सभी शिक्षक अव्यावहारिक ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं। कहा कि आए दिन नेटवर्क की समस्या रहती है। इन स्थितियों में ऑनलाइन हाजिरी कैसे लगेगी? वहीं बरसात में कई विद्यालयों तक आने जाने के सुगम मार्ग तक नहीं है। जल भराव की स्थिति रहती है। शिक्षकों को नाव तक का सहारा लेना पड़ता है। कहा कि उनकी प्रमुख मांगे राज्य कर्मचारियों की तरह 30 उपार्जित अवकाश, 15 CL, 15 हाफ CL, पुरानी पेंशन व प्रमोशन दिया जाए, तभी वह ऑनलाइन हाजिरी का समर्थन करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से वो लागू किया जा रहा है उसका विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं और हम जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने संगठन की तरफ से ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि शिक्षकों की जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, हमारे विद्यालय दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं, मौसम प्रतिकूल हो जाता है, बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, एक अध्यापक उसको लेके हॉस्पिटल जाएगा तो फिर उपस्थिति कब देगा वो? तो ये व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ हैं उसका संज्ञान लेते हुए इसमें कुछ आवश्यक जो सुधार हो सकते हैं उसका सुधार किया जाए। हम सब लोग डिजिटल अटेंडेंस का स्वागत करते हैं। आपकी मांगों में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंचते हैं उनके लिए भी कोई सुविधाओं की बात भाई साहब ज्ञापन दे दिया जाए। निश्चित हम सारे लोग जो है हम सभी शिक्षक लगातार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। और आप समझें निपुण भारत योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही है, हर एक अध्यापक पूरी शक्ति से उसमें अपना योगदान दे रहा है और इसी का परिणाम है कि हमारे जिले में यह जो निपुण भारत अभियान के तहत निपुण स्कूल कायम होने की स्थिति है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। जी, मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस के मामले में सारे शिक्षक उद्वेलित और आंदोलित हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे अधिकारी महोदय को आए हुए हैं। प्रदेश नेतृत्व की तरफ से सारे जिला इकाइयों को निर्देश है कि आप लोग जिलाधिकारी के माध्यम से विरोध दर्ज कराते हुए अपनी बात मुख्यमंत्री जी को भेजें। उसी क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आजमगढ़ की यूनिट भी ज्ञापन लेकर के जिलाधिकारी महोदय को देने आई है और डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रही है। हमारी मांग है कि हमको जो है 30 EL, हाफ CL दी जाए, हमको जो है मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, हमको जो है बीमा राशि जो 1 लाख रुपए की है वो 10 लाख रुपए की जाए। उसके साथ साथ विपरीत मौसम में, विपरीत परिस्थितियों में, जैसे कि कहीं मौसम ख़राब हो गया या कहीं तमाम स्कूल हमारे बाढ़ग्रस्त एरिया में हैं, वहाँ पे जाने में अध्यापकों को समय पर दिक्कत होती है, या किसी दिन मौसम ख़राब हो गया, कहीं रास्ता जाम है, किसी गाड़ी ख़राब हो गई, ऐसे तमाम परिस्थितियाँ आती हैं जब हम ठीक 8 बजे नहीं पहुंच पाते हैं। उसको भी कंसीडर करते हुए हमको जो है समय सीमा 1 घंटा बढ़ाई जाए। साथ साथ जो है हाफ CL की व्यवस्था की जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमको आधे दिन की छुट्टी ज़रूरत पड़ती है। हमारा 8 बजे का स्कूल है, हमारा काम 11 बजे से होता है, अभी हमारे यहाँ हाफ CL की व्यवस्था नहीं है। हम चाहें तो हाफ CL लेकर के जाएँ और जो है अपना आधा दिन स्कूल पढ़ा के जाएँ, उसकी व्यवस्था हो। हमारे स्थानीय अधिकारियों को, चाहे वो जिला विशिष्ट अधिकारी हों, चाहे BO स्तर हों, उनको भी यह अधिकार दिया जाए कि किसी कीमत पे, किसी दशा में अगर हमारा जो है मोबाइल ऐप काम नहीं किया उस दिन,
उनको भी वेरीफाई करने की और स्थानीय स्तर पर जांच करके वेतन लगाने की व्यवस्था की जाए। अभी शिक्षकों में इस बात का बहुत भय है कि हम किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थिति विपरीत में अगर हमारा डिजिटल अटेंडेंस नहीं पहुंच पाया तो हमारा वेतन अवरुद्ध हो जाएगा। इससे सारे प्रदेश के शिक्षक भयंकर लगातार डिजिटल आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय बालिका के साथ रविवार की रात एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर गांव के ही एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित किशोरी को उपचार के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशोरी के पिता गांव के पास ही पोखरे में पाली गई मछली की रखवाली का कार्य करते हैं। रविवार की रात को हो ही उनकी 16 वर्षीय पुत्री गायब हो गई। पति और पत्नी मिलकर उसकी तलाश करने में जुट गए। देर रात 11 बजे वह घर से 200 मीटर दूर बेहोशी की हालत में मिली। उसके बदन से कपड़ा गायब था और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। परिजन उसके मुंह से कपड़े को निकालकर मड़ी में लाए, उसे दूसरा कपड़ा पहनाए और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गए। सीओ फूलपुर के साथ ही फूलपुर और दीदारगंज थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। किशोरी के साथ दुष्कर्म की जानकारी होते ही एसपी ग्रामीण चिराग जैन भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने परिजनों से घटना की जानकारी ली। किशोरी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मार्टिनगंज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद किशोरी को होश आया। उसने सूरज राजभर का नाम लिया, जबकि 2 अन्य युवकों के भी उसके साथ होने की बात बताई, लेकिन उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने किशोरी को जिला महिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं इस मामले पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 8 जुलाई को थाना सरायमीर पर सुबह लगभग 9 बजे यह सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की के साथ 3 व्यक्तियों द्वारा रेप किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के नाम उन्होंने बताया और 2 अज्ञात बताया के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। इस पर तुरंत थाना प्रभारी सरायमीर सीओ फूलपुर और एसपी ग्रामीण द्वारा मौके का भ्रमण किया गया। मौके फील्ड यूनिट ऑफ डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। इसमें पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। धारा 64 BNS 3/4 पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के अंतर्गत इसके साथ ही किशोरी को महिला अस्पताल में भर्ती कराकर उसका मेडिकल कराया जा रहा है। सभी साक्ष्य संकलन और 164 के बयान पर मेडिकल और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो भी सच जानकारी पर आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज 8 जुलाई को थाना सरायमीर पर सुबह लगभग 9 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की के साथ 3 व्यक्तियों द्वारा, जिसमें एक व्यक्ति का नाम उन्होंने नामजद किया, 2 को अज्ञात बताया, के द्वारा दुष्कर्म करने की घटना कारित की गई है। जिस पर तत्काल थाना प्रभारी सरायमीर, सीओ फूलपुर और मुझ एडिशनल SP RA द्वारा मौके का भ्रमण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट को, डॉग स्क्वाड को और SOG टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इसमें पीड़िता की पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। अंतर्गत धारा 64 BNS 3/4 पॉस्को एक्ट और SC/ST एक्ट के अंतर्गत पीड़िता को महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका मेडिकल उपचार किया जा रहा है। सभी साक्ष्य संकलन के आधार पर, बयान 164 और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो भी साक्ष्य आएंगे जानकारी में, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। देवगांव थाना क्षेत्र के लालगंज कस्बे में 4 फरवरी 2020 की शाम सुमित गुप्ता की बारात निकल रही थी। जब बारात मसीरपुर के निकट एक अस्पताल के सामने पहुंची, तब 2 अज्ञात बाइक सवारों ने दूल्हे सुमित गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी।
इस मामले में जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि सुमित गुप्ता की जिससे शादी तय हुई थी उस लड़की के प्रेमी अमित कुमार सोनकर उर्फ मुलायम सोनकर निवासी कटघर लालगंज तथा शाह कमर निवासी बनारपुर थाना देवगांव ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने अंजलि गुप्ता, सुषमा गुप्ता, हरिश्चंद्र गुप्ता, सब इंस्पेक्टर त्रिभुवन सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार मिश्रा, डॉक्टर FM सिद्दीकी, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, आकाश गुप्ता उर्फ विक्की गुप्ता, लाल बहादुर, इंस्पेक्टर विमलेश कुमार मौर्य तथा अपिन कुमार साहनी को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अमित सोनकर उर्फ मुलायम सोनकर तथा शाह कमर को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रथम समाजवादी विचारक युवा तुर्क नेता देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का समूचा जीवन संघर्षों से भरा रहा, जो आज के परिवेश में अत्यंत प्रासंगिक और हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अन्याय के विरुद्ध वे हमेशा चट्टान की तरह अडिग रहते थे। उक्त बातें विधान परिषद सदस्य विक्रांत सिंह रिशु ने कही। वे सोमवार को ट्रस्ट परिसर में आयोजित देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 17वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में बिना विचलित हुए अन्याय के प्रति चट्टान की तरह अधिक होकर संघर्ष करने वाले वह इकलौते नेता थे। उन्होंने जीवन में पद की लूट के लिए कभी कार्य नहीं किया। देश में आपातकालीन स्थिति के दौरान जब कोई भी नेता आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तो चंद्रशेखर जी ने चट्टान की तरह कांग्रेसी हुकूमत से टकराकर उन्हें बैकफुट पर जाने के लिए विवश कर दिया। तभी से उन्हें युवा तुर्क नेता के रूप में भी जाना जाने लगा। MLC रिशु ने कहा कि जहानागंज के रामपुर में स्थित चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट में उनकी आदमकद प्रतिमा युवाओं को शून्य से शिखर तक पहुंचाने के लिए संघर्ष की प्रेरणा सदैव प्रदान करती रहेगी। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम के आरंभ में MLC विक्रांत सिंह रिशु ने चंद्रशेखर जी की मूर्ति पर जब बड़ी माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, तो पूरा ट्रस्ट परिसर और चंद्रशेखर जी अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, चंद्रशेखर जी का नाम रहेगा के नारों से गूंज उठा। पूर्व मंत्री यशवंत सिंह के प्रतिनिधि उदयशंकर चौरसिया ने आगतजनों के प्रति आभार प्रकट किया। इसके बाद रानीपुर के पूर्व प्रमुख अरुण सिंह, ब्लॉक प्रमुख सठियाम अरविंद सिंह, सुनील सिंह बल्लू, प्रमुख रमेश कन्नौजिया, शमशेर सिंह, ब्रजेश कादू, लाल बहादुर सिंह लालू, अशोक पांडे, जिला पंचायत सदस्य अजय सिंह, मनेंद्र सिंह, जमाल अहमद, शमशुद्दीन प्रधान, धर्मेंद्र सिंह उर्फ झबलू सिंह, विजय बहादुर सिंह, बंगाली यादव, भक्कू सिंह, अजय सिंह, ब्रजेश कांदू सहित अन्य लोगों ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट प्रबंधक ब्रजेश कांदू तथा संचालन शिक्षक नेता कमलेश राय ने किया। आज इनकी 17वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जो देश में यह संदेश दिया जाता है कि जो पद चिन्हों पे इन्होंने काम किया है, उन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण करके हम लोग भी देश का विकास करेंगे और देश की उन्नति करेंगे। किस तरह से राजनीतिक जागरण इन्होंने करने का काम किया था, क्या प्रेरणा आप लोगों को मिलती है? यह बहुत ही त्यागी पुरुष थे, जो देश के प्रति बहुत ही समर्पण और त्याग किए हैं। इनके त्याग से ही देश हमारा उत्थान किया है। उन्हीं के पद चिन्हों का भी अनुसरण हम लोग करेंगे तो हमारे देश का उत्थान होगा। आजमगढ़ की पुलिस ने बीते जून माह में गायब हुए 115 एंड्रॉयड मोबाइल धारकों के फोन सर्विलांस टीम की मदद से बरामद कर लिया। बरामद किए गए सेलफोन की कीमत करीब 16 लाख रुपए आंकी गई है। बरामद किए गए सेलफोन रविवार को पुलिस लाइन परिसर में पीड़ितों को बुलाकर पुलिस अधीक्षक ने देकर सभी को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। वहीं वापस मिले मोबाइल को पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी।
पुलिस के अनुसार इस वर्ष अब तक कुल 515 एंड्रॉयड मोबाइल फोन जिसकी कीमत लगभग 77 लाख रुपए है बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। माह फरवरी 2024 से गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा CIR पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है। इस वर्ष फरवरी से मई महीने तक कुल 400 मोबाइल फोन पुलिस द्वारा बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 61 लाख रुपए आकी गई है। यह सभी फोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए हैं। जून माह में भी 16 लाख रुपए मूल्य के कुल 115 फोन बरामद करके आज पीड़ित मोबाइल धारकों को सौंप गए। मोबाइल रिकवरी यूनिट टीम का प्रभारी जिले के SP ग्रामीण को बनाया गया था। उसी अभियान के क्रम में जिले की पुलिस ने यह बरामदगी की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है, जिसके बाद पुलिस पोर्टल के माध्यम से इन मोबाइल को ट्रैक कर बरामद कर उनके स्वामियों के सुपुर्द करती है। उन्होंने बताया कि बीते 5 माह में फरवरी माह से चल रहे अभियान में अभी तक 515 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिसकी कीमत करीब 77 लाख रुपए आकी गई है। यहाँ पे ऑनलाइन जो कंप्लेंट्स मिलती हैं जिनके मोबाइल मिसिंग होते हैं, उस पे हमारी टीम काम करती है SP साहब के नेतृत्व में। और आज करीब 115 मोबाइल है जिनकी कीमत जो मार्केट में जो कीमत है लगभग करीब 16 लाख के आसपास में है। और इनको बरामद करके और जो भी इनके मालिक हैं उनको सब कुछ सुपुर्द किया गया है। और पूर्व में भी हमारी जो टीम है वो लगातार इसमें काम कर रही है। और करीब अब तक जो इस पूरे 5 महीने में हमारी जो टीम के द्वारा 515 मोबाइल हैं वो लोगों को सुपुर्द किए गए हैं, जिनकी जो मार्केट में जो कीमत है करीब 77 लाख के आसपास में है। तो ये टीम लगातार हमारे काम कर रही है और आज भी 115 मोबाइल हैं उनके जो मालिकों को उनको किया गया। सर, किस तरह से पुलिस ने ट्रेस किया है और कैसे बरामद हुई है? देखिए, जो ऑनलाइन कंप्लेन प्राप्त होती है उसी के आधार पर हम लोग जो भी मोबाइल्स होते हैं उनको ट्रैक करते हैं। और जहाँ पर भी जानकारी मिलती है कि किसी के द्वारा उनको यूज किया जा रहा है तो उनसे फिर इनको कांटेक्ट करके और इनको मंगाया जाता है। जो लोग कॉपरेट करते हैं उनसे पैसा मंगा लिया जाता है और जो लोग नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ में जो विधिक कार्रवाई वो इसमें की जाती है। कुछ इस तरह के मोबाइल हो सकते हैं जो कि चोरी किए गए तो उनकी भी हम लोग जानकारी करते हैं। यदि जो व्यक्ति है उस तरह का उसका किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, यदि कोई आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रहता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई। अगर मोबाइल गुम होता है तो किस तरह का एहतियात बरतनी चाहिए और किस तरह से अपनी? मेरा ये कहना है कि मोबाइल आज के डेट में बहुत ही कीमती एक तरह से एसेंशियल मैं कहूँगा कि चीज़ है किसी व्यक्ति के लिए। बिना मोबाइल के आदमी अधूरा सा मतलब उसको लगता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन उसका पूरा ब्रेक हो जाता है अपने जो भी सोसाइटी के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में। कई लोग इससे अपना जो प्रोफेशनल काम भी करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक मतलब मैं कहूँगा कि एक आवश्यक चीज़ है। इसका ध्यान रखने के लिए एक तो ये है कि कुछ लोग इसको हमेशा हाथ में रखते हैं, इसकी वजह से कई बार जो शॉपिंग करते हैं तो वो छोड़ देते हैं। दूसरा ये होता है कि जो ऊपर वाली जो जेब है, जो आपकी जो पॉकेट है, जैसे मेल जो लोग होते हैं वो जनरली सामने वाली जो फ्रंट उनकी जो साइड की पॉकेट होती है उसमें रखते हैं। और उसमें कई बार ये होता है कि जब वो नीचे झुकते हैं या फिर कहीं सामान लेने के लिए कोई चीज़ उठाते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं तो उस दौरान ये गिरने की बड़ी इसमें संभावनाएं होती है। बाइक चलाते टाइम पे भी यदि ब्रेकर है या कोई गड्ढा है उसमें अगर सस्पेंशन आपकी गाड़ी का आप थोड़ा सा भी जंप करते हैं तो ये गिरने की संभावनाएं रहती है। तो मेरा ये सजेशन है कि जो भी मेल लोग हैं वो अपने मोबाइल को हमेशा अपने पैंट या जीन्स की पॉकेट में रखें। और लेडीज़ से अनुरोध है कि अपना मोबाइल हमेशा अपने या तो पर्स में रखें या फिर इस तरह की चीज़ों में रखें जिससे कि वो उनके कस्टडी में रहे, उसको कहीं पे भी सामान खरीदते टाइम पे या ट्रैवल करते टाइम पे विशेष तौर से ख्याल रखें। सर, गिरा हुआ मोबाइल अगर आदमी पाता है जो इसे मोबाइल बरामदगी हुई या प्राप्त हुआ है, एक बड़ा जीरो पक्ष आ रहा है कि लोग अपने को मजबूर दिखा के कहीं हॉस्पिटल पे, कहीं रोडवेज पे, कहीं इस तरीके की चीज़ों को करके इमोशनली करके मोबाइल को दे देते हैं। तो इस तरीके के भी केसेस कई आई है। तो ऐसे मेरा यही सजेशन है कि भाई आप जो भी अपना मोबाइल है, क्योंकि कीमती चीज़ होती है और बहुत कॉस्टली होते हैं, मार्केट में बहुत मोबाइल्स
मोबाइल्स की जो प्राइस है वो 20-30 हज़ार से कम नहीं होती है। तो इसको संभाल के रखें और जितना ज़रूरी हो वहीं पे इसको अपने मतलब छोड़ें, क्योंकि घर के अलावा कहीं पर भी अपना मोबाइल आप लेके जाएँ तो संभाल के रखना। सर, गिरा हुआ अगर फ़ोन कोई पाता है तो उसे किस तरह से पुलिस को सुपुर्द करे और क्या करना चाहिए? ये लोकल थाने पे जो भी अगर कोई किसी व्यक्ति को किसी का मोबाइल मिलता है तो उसको तत्काल जो भी लोकल थाना चौकी है वहाँ पर उसको सुपुर्द किया जाना चाहिए, जिससे कि हम लोग उसको जो भी उसका जो मालिक है उसको ट्रैक करके उसको ले जाए। गीतकार इंदिवर ने जो लिखा कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, उनकी यह बात हर देश काल खंड में सही साबित होती आ रही है और उसके भुक्तभोगी परिवार का यह सदस्य आपकी स्क्रीन पर है। पीड़िता गायत्री पांडे के ये पोते हैं और इनका नाम शैलेंद्र पांडे है। इन्होंने बताया कि कोतवाली जियनपुर के अजमतगढ़ क्षेत्र में इनकी 1.5 बीघा जमीन दादी के नाम से थी, जिसके इनके ही एक रिश्तेदार शरद चंद पांडे ने 1,60,00,000 रुपए में खरीदने की इच्छा जाहिर की। उनके पर विश्वास कर उन्होंने बिना पैसा लिए अपनी जमीन उनके नाम बैनामा कर दी। बाद में रिश्तेदार पैसा देने से मुकर गया और जमीन पर निर्माण कार्य भी कराना शुरू कर दिया। जियनपुर कोतवाली पर कोई सुनवाई न होने पर उन्होंने न्याय के लिए एसपी से गुहार लगाई है। एक रिश्तेदार हैं जो कि मेरी दादी से गलत तरीके से जो है 1.5 बीघे की ज़मीन जो है वो अपने एक दोस्त के नाम लिखवा लिए हैं। और ये हमारे जो रिश्तेदार है शरद चंद्र पांडे, ग्राम कब्सा है, थाना सैदपुर है, और जिनके जो दोस्त हैं वो यहाँ के जियनपुर के पास इटैली ग्राम है और थाना जियनपुर पड़ता है। वो इन दोनों लोगों ने क्या कि हमारे दादी से 1.5 बीघा का ज़मीन लिखवा लिया और हमारे जो है पैसा जो रजिस्ट्री में था वो सर जी उसमें जो है पैसा नहीं लोग दिए और एक पैसा भी नहीं दिए। अगर हम पैसा मांगने के लिए गए तो लगे दिन देने 1 महीने 2 महीने। तो कुछ दिन जब हुआ तो हम गए तो फिर कहने लगे कि अब न किसी को लेकर आना वरना गोली मार देंगे। यही बात हम कहें कि हम दोबारा गए नहीं। और हमारी ज़मीन सर जी तय थी 1,60,00,000 में हमारी ज़मीन तय थी और सर जी एक पैसा भी नहीं दिए ज़मीन का। कब लिखा पड़ी हुई है? 2021 30/1/2021 को। ये 3 साल में आप कहाँ शिकायत दर्ज सर कराए? हम 3 साल में सर जी वहाँ पे जियनपुर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई और इसके बाद सर जी हम दीवानी किए, वहाँ मैटर चल रहा है। आज सीओ साहब के यहाँ आए हैं, वहाँ कोतवाल साहब के यहाँ आए हैं तो कोतवाल कप्तान साहब के हैं तो कप्तान साहब ने कहा ठीक है पुलिस हम सीओ साहब के भेजेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसमें पुलिस क्या कर सकती है। हम सब कहें सर ये एक पैसा भी नहीं इनको मिला है, हमारे साथ 420 हुई है। तहसील दिवस पे आप कभी शिकायत दर्ज कराए हैं? सर नहीं, तहसील दिवस पर कभी शिकायत नहीं कराए हैं। चलिए, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर जी हमारी जो गलत से से बैनामा कराएं, हमारी ज़मीन मिल जाए, क्योंकि हमारी वही पूरी ज़मीन है सब। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी तो हम खाएंगे क्या, क्योंकि हम अकेले हैं, पिता भी जी नहीं हैं, तो सर के हम क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।
Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. Sarvodaya Public School near RTO office Harbanspur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. Akash Auto Agency, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर।